स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के परेड मैदान में आयोजित हो रहे दशहरे मेले को लेकर जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता के आकर्षण का केंद्र इस बार भी 65 फीट का रावण, 60 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाथ का पुतला है। बन्नू बिरादरी के द्वारा पिछले 70 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई भी दी। नमस्कार, आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर सदाचार की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सदैव सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक श्रेष्ठ समाज और महान राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता रहा है। आइए इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर हम सभी यह संकल्प लें कि मानवता के नैतिक मूल्यों व सद्गुणों को बढ़ावा देते हुए हम देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मेरी भगवान श्री राम और मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को सपरिवार विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। राजधानी देहरादून में दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाने का काम किया जा रहा है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है और इस पर्व पर सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो पुतले बनाए जाते हैं उनको जलाने का जो पर्व यहाँ पर होता है उसको देखने के लिए सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बन्नू बिरादरी की तरफ से आयोजन किया जाता है और इस बार भी बन्नू बिरादरी ने परेड ग्राउंड में रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के वो 65 फीट, 60 फीट और 55 फीट की हाइट के पुतले यहाँ पर बनाए, जो इस बार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पुतलों के बराबर में ही लंका बनाई गई है, जो स्वर्ण लंका कही जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर एक सिंबॉलिक एक लंका यहाँ पर बनाई गई, वो लंका दहन हनुमान की तरफ से यहाँ पर होगा। और उसके बाद जो रावण के पुतले हैं, जो कुंभकर्ण का जो पुतला है और मेघनाथ का जो पुतला है, उनको जलाने का काम यहाँ पर होगा। जनता के लिए पूरी तरीके से सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, यानी अभी जनता को पुतलों तक पहुँचने की छूट है जो बनाई गई, क्योंकि कुछ लोग पूजा अर्चना जरूर यहाँ पर करते हैं, उन चीज़ों के लिए पूरी छूट यहाँ पर रखी गई है। लेकिन 2 बजे के बाद इसे 0 जोन यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस की पूरी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कम से कम जोश में होश न खोने का काम उनकी तरफ से किया जाए। पर्व का है, पर्व को मनाने का काम उनकी तरफ से किया जाए उत्साह पूर्व। और इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे बड़ी रोचक क्या है कि जनता यहाँ पर पिछले 77 सालों से लगातार यहाँ पर आ रही है और इस कार्यक्रम को देखने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस बार भी जनता से आने की अपील यहाँ पर बिरादरी की तरफ से की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और इस पर्व को मनाने का काम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे और उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन हसनाजात, अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी आज पूरे देश भर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की गई। सन्यासी परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़े में पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी ने बताया कि नवरात्र के मौके पर भगवान राम द्वारा लंका विजय के पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अखाड़े के नागा सन्यासी के द्वारा शस्त्रों की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ भारत में जितने भी देवी देवताओं ने शरीर धारण किए मानव के, तो उसमें शस्त्रों को उन्होंने धारण किया है। जब भी आपत्ति काल आती है, धर्म, राष्ट्र, गोरक्षा, ब्राह्मण रक्षा, असुरों के द्वारा जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो उस समय शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम राजा जब युद्ध में जाते थे तो उनकी धर्मपत्नी और ब्राह्मण आचार्य वृंदों के द्वारा शस्त्रों का पूजन करके उनको धारण कराया जाता था और विजयश्री का आशीर्वाद दिया जाता। इसी प्रकार से प्राचीन काल से ऋषियों ने भी, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को अनेकों दिव्य आयुध धारण कराए थे। उसी परंपरा के अंतर्गत भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, विजयदशमी जिसको हम कहते हैं दशहरा, और भगवती दुर्गा ने चंडमुंड आदि अनेकों राक्षसों का संहार किया। नवरात्रि के समापन के बाद दशहरे के पर्व पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में
ये वैदिक कालीन जो परंपरा नागा सन्यासियों ने शंकराचार्य जी ने बनाई थी, देश राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए नागाओं की जो सेना बनाई थी, उसका सांकेतिक रूप में प्रतिवर्ष जो है आज के समय के आधार पर शस्त्रों का पूजन विधि विधान से अभिषेक होता है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो जो भाले हैं उसके रूप में ये हम लोग शक्ति के रूप में उनका पूजन करते हैं। तो ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और मुझे आशा है आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को विजयदशमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक के लिए नहीं बनी प्रवर समिति। गैरसैंण मानसून सत्र में पेश हुआ था विधेयक, राजभवन ने आपत्ति के बाद लौटाया था विधेयक। गैरसैंण सत्र में विधायकों ने भी आपत्ति जताई थी। विधानसभा पीठ ने प्रवर समिति को किया था सुपुर्द। तो ये जानकारी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को लेकर सामने आ रही। गैरसैंण मानसून सत्र में विधेयक पेश किया गया था और विद्यालय विधेयक के लिए प्रवर समिति नहीं बनी है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही। गैरसैंण मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश भी किया गया था, वहीं राजभवन ने आपत्ति के बाद विधेयक लौटाया था। तो विधानसभा पीठ ने प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया था और गैरसैंण मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश भी किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक के लिए प्रवर समिति नहीं बन पाई है, अभी इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार के पास जो विधेयक गैरसैंण में प्रस्तुत करने के लिए थे, उसमें उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक भी था, जिसको सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया गया था और कई विधायकों की तरफ से इस विधेयक पर आपत्ति लगाने का काम यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद पीठ ने इसे स्वीकार किया था और प्रवर समिति के पास देने की बात वहां पर कही थी। लेकिन प्रवर से ये कह सकते हैं कि सत्र में बीत जाने के बाद लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है और इस दौरान अभी तक सरकार की तरफ से प्रवर समिति के लिए जो विधानसभा में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि इसके उलट ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण जो विधेयक था, जिस पर निकायों चुनावों के आधार पर काम होना था, उस विधेयक के लिए प्रवर समिति का काम बनाने का काम वहां पर किया जा चुका था। प्रवर समिति की 3 बैठकें हो चुकी थी। 3 बैठकों के बाद 1 महीने के लिए और यहाँ पर उसका कार्यकाल बढ़ाने का काम विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक के लिए जो प्रवर समिति बननी थी, उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया। जो जानकारी आ रही है विधानसभा के, देरी क्यों हो रही है इसमें? बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा के जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक के लिए किन किन विधायकों को उसमें रखा जाना चाहिए, जो अपनी तरफ से उस विधेयक को लेकर काम करेंगे और जो उसमें अभी तक की जो ये कह सकते हैं कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से काम होना, उसको लेकर अभी तक मंथन नहीं हो पाया। क्योंकि पूर्व में सरकार ने जब इस विधेयक को सदन के पटल पर पिछले विधानसभा सत्र में रखने का काम यहाँ पर किया था, तो उस समय यह सदन से पास कराने का काम किया गया था। फिर राजभवन को इस विधेयक को भेज दिया गया था मंजूरी के लिए, लेकिन राजभवन की तरफ से इस विधेयक में कई आपत्तियों को लगाने का काम यहाँ पर किया गया था और सरकार को इस विधेयक को वापस लौटा दिया गया था। अब पुनः सरकार की तरफ से पिछले ये कह सकते हैं कि गैरसैंण में जो मानसून सत्र के दौरान जो सत्र चलाया गया था, मानसून सत्र के दौरान, उसी दौरान सरकार ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा था कुछ संस्तुतियों के साथ में, लेकिन विधायकों की तरफ से उसमें भी आपत्ति यहाँ पर लगाई दी गई थी। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक है, इसमें सरकार एक अम्ब्रेला एक्ट बनाना यहाँ पर चाहती थी ताकि सभी विश्वविद्यालय जो चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो, वो सभी उसके तहत यहाँ पर आ सके और सभी जगह जो नियम है वो नियम एक रूपता के साथ लागू किए जा सके, ताकि छात्रों की पढ़ाई के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो, उनके भविष्य को संभाला जा सके। उसको लेकर कई तरह की संस्तुतियां या कह सकते हैं कि संस्तुतियां यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार की तरफ से जो संस्तुतियां यहाँ पर की गई थी, उस पर भी विधायकों को कई आपत्ति थी और अब विशेषज्ञों की राय आना इसमें बाकी थी। लेकिन अभी प्रवर समिति का गठन नहीं हो पाया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार इस विधेयक को लेकर अपनी संतुष्टता या फिर जो दुर्मुल जो रवैया है वो यहाँ पर अपना रही है और यही वजह है कि विधानसभा की तरफ से भी इसमें कोई तेजी यहाँ पर नहीं की गई है। अगर ये विश्वविद्यालय विधेयक में देरी अगर लगातार इसी तरह से होती रही, तो फिर आने वाले दिनों में जो उत्तराखंड के
विश्वविद्यालय हैं उनमें कई तरीके की और विसंगतियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी ये कह सकते हैं कि एक महिला अभी तक हालात जो है सरकार की ओर से स्थिति इसको लेकर साफ नहीं, स्पष्ट नहीं है और ये देखना होगा कब तक सरकार इस पर अपना रिएक्शन देती है। बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही। 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 2 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 12:14 पर धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में होंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री के कपाट बंद करने का मुहूर्त 12 अक्टूबर को तय होगा और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त 12 अक्टूबर को तय किया जाएगा। तो ये जानकारी चारों धाम के कपाट को लेकर बंद होने की तारीख जो है वो घोषित हो गई है और शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में जो है होंगे और कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बनाई। और इसी बीच अब हरियाणा की राजनीति में उत्तराखंड वाली रणनीति की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाला परिणाम दिया है। तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते दिख रही थी, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी की बदली रणनीति पर मुहर लगा दी है। लेकिन इसी बीच चर्चा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए बदलावों की भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से करीब 6 महीने पहले प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया था। सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व दे दिया गया। वहीं हालांकि कांग्रेस हरियाणा की जीत पर भी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बना के हरियाणा का चुनाव जीता है। निश्चित रूप से कुछ हद तक जो बात आप कह रहे हो वो उस पर निर्भर है। हरियाणा का चुनाव भी हमारे बड़े नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहाँ तक आपने उत्तराखंड का सवाल किया है तो उत्तराखंड में प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमने समन्वय समिति की 2 बार बैठक की है। कोशिश की है कि सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत करने का, आपसी मनमुटाव समाप्त करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी के स्तर से भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं से उनके आवास में जाकर मुलाकात भी की है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव है, पंचायत हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव है, उसके बाद अन्य चुनाव भी हैं और हमारे सामने इस समय नगर निकाय और केदारनाथ की बड़ी चुनौती है। द्वेष की राजनीतिक चतुराई कर सकते हैं। आप किसी एक सामाजिक समूह के खिलाफ भावना बना करके चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन जो आम भावना थी वो कांग्रेस की जीत की भावना थी और उस भावना को वो भावना लोगों के मन में आज भी है। और आज यदि कोई हरियाणा में जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ये नतीजा क्या है। पुरानी आदत है कांग्रेस की कि या तो जो अच्छा जैसे कहते हैं ना कि जो होता है उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो ख़राब है, जो हमें लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, उसे हम कहते हैं कि जी इसमें तो चीटिंग हुई थी गेम में। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना जो चीटर होते हैं कई बार गेम में, तो उसी में से एक कांग्रेस है। मैं कहूँगी कि उन्हें जहाँ पर अभी वो कर्नाटका में जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी वो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आए उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर हरियाणा में वो पहले से ही मान कर बैठे थे कि वो जीतने वाले हैं, तो उनको किसने कह दिया था कि वो जीत कर वहाँ आएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस का ही बनने वाला है। तो आप ये सोचिए, ये तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो अपने खुद से ही उन्होंने ये सोचा हुआ था, उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने कोई जनता ने उनको बोला नहीं था कि हम किसको वोट देने वाले। तो देखिए वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और कहीं जहाँ तक कि हमने देखा कि हरियाणा में जो हुआ वो उनकी आपसी इतनी खेमेबाजी थी।
और जिला कारागार रोशनाबाद से शुक्रवार की देर रात 2 कैदी रामलीला और निर्माण कार्य का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस दोनों कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामलीला जेल में चल रही थी, साथ ही कुछ निर्माण भी अंदर चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक जेल से फरार हुआ एक कैदी वाल्मीकि गैंग का बताया जा रहा है और हत्या के मामले में सजा काट रहा था। तो जेल की सुरक्षा पर जो है सवाल उठ रहे हैं और कैदियों ने अब खेल कर दिया। रामलीला के दौरान 2 कैदी फरार हो गए। एक कैदी वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। तो रामलीला के दौरान 2 कैदी जेल से फरार। तो हरिद्वार का यह मामला बताया जा रहा है और हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फरार कैदियों में पंकज, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और रामकुमार, जो विचाराधीन कैदी में शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह फौरन जिला कारागार पहुंचे। फरार कैदियों की खोजबीन के लिए जिले भर में नाकेबंदी कर दी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जेल प्रशासन और पुलिस दोनों ही कैदियों की तलाश में जुटे हुए हैं और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द कैदियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। 2 सिद्ध दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में सिद्ध दोस्त था, और दूसरा जो था वो एक रामकुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोष सिद्ध था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और हम लोगों ने निरीक्षण किया, हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज़ किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए हैं। दर्ज हो गई सिडकुल थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मैजिस्ट्रेटियल जांच भी इसकी कराई जाएगी। नहीं, देखिए, एक्टिविटीज़ जो भी जेल में होनी चाहिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है सुरक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के बजाय सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो उनकी सजा होगी। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फाँद के यहाँ से निकले हैं, जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिडकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। एक जो कैदी है पंकज, वो सजा याफ्ता भी है और परमानेंट वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं और इसमें जल्दी ही रिजल्ट भी दिया जाएगा। और इसी खबर पर विकास चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या वजह रही, किस तरह से जो है ये लापरवाही सामने आ रही है? जो 2 कैदी है वो फरार हो गए। पुलिस प्रशासन की हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था में कहां लापरवाही? सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज सुबह हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने की जो सूचना मिली, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन पूरा हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से दोनों अपराधियों में से एक अपराधी एक हत्या के मामले में यहाँ पर जेल में बंद है, वहीं दूसरा अपराधी जो हालांकि
वो अपनी विचाराधीन है यहाँ पर, लेकिन दोनों ही अपराधी फरार होते हैं। कारण अगर हम बात करें तो जिस तरह से जेल के अंदर जो रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है, उसका फायदा यहाँ पर उन्होंने दोनों ही अपराधियों ने उठाया। साथ ही साथ इस तरह का निर्माण कार्य जेल के अंदर चल रहा है, जिसमें उपयुक्त होने वाली जो सीढ़ी है उसका उपयोग करते हुए उन्होंने जेल को बांध कर यहाँ से फरार होने की जो अपनी योजना है उसको अंजाम दिया है। हालांकि जिला प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर उसके बाद डीएम और एसएसपी मौके पर जेल पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का इसमें जो लापरवाही है वो साफ देखने को मिलती है। विकास, क्योंकि रामलीला हो या फिर निर्माण कार्य, सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम देखें तो कानूनी तौर पर कुछ न कुछ इंतजाम जो है किए ही जाते हैं। जिनकी ये जिम्मेदारी रही है, क्या उन लोगों से किसी तरह की पूछताछ? बिल्कुल, जिस तरह से जो स्थितियां सामने आ रही हैं कि जेल में जो रामलीला का मंचन यहाँ पे किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस बीच जेल अधीक्षक 3 दिन की छुट्टी पर यहाँ से जाते हैं और उस बीच ये घटना घटती है। और जिसके बाद जो जेलर हैं और जो अन्य अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य और जेल में अंदर जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है उसमें व्यस्त हो जाते हैं, जिसका लाभ कहीं ना कहीं जो इन दोनों अपराधियों ने भागने में किया है। तो कह सकते हैं जो जिला प्रशासन अगर जिला अधिकारी ने जिस तरह से अपने बयान में कहा है कि जो प्रथम दृष्टया यही दिखता है कि जो जेल प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हालांकि जिस तरह से मजिस्ट्रेट जांच यहाँ पर आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं, तो वहीं एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कर जिला जो सिडकुल थाना क्षेत्र है उसमें मुकदमा दर्ज कर जो फरार अपराधी हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई यहाँ पर अपनी तरफ से शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो जिस तरह की जो चूक हुई है और जो चूक के मेन किरदार हैं जो अधिकारी हैं वो उन पर क्या कार्रवाई यहाँ पर जिला प्रशासन करता है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित, राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित किया गया है। तो अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री को आना था उत्तराखंड। उत्तरकाशी के हरसिल और देहरादून के फराई में कार्यक्रम का आयोजन होना था और अब यह दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है अमित शाह के दौरे को लेकर और स्थगित हो गया है फिलहाल उनका दौरा। राजनीतिक कारण इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो उत्तरकाशी के हरसिल और देहरादून के फराई में कार्यक्रम का आयोजन होना था और अब जो है उनका ये दौरा स्थगित हो गया है। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले थे। हालांकि अब इस दौरे को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, स्थगित हो गया है दौरा। राजनीतिक कारण इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बढ़ते आगे, देश में खाने पीने की चीजों में थूक और मूत्र मिलाने के वीडियो सामने आने पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्म गुरु मौन साध लेते हैं। ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्म गुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। मूल बात तो ये है कि हम सब भारतीयों की, जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, उनके पूर्वज एक हैं, उनकी संस्कृति एक है। लेकिन कालखंड में मजहब भले ही बदल गए हों, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति का, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कोई नफरत और घृणा फैलाने वाली बात नहीं हो।
और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।